और देखो बेटा, तो ये तो बात हो गई इसकी। देखो अब बेटा वो औसत तीव्रता, तो देखो अगला ये कह सकता है अपने को कि यदि YDAC प्रयोग में, YDAC प्रयोग में प्रयुक्त तीव्रताएं, प्रयुक्त तीव्रता YDAC प्रयोग, यदि दो कला संबद्ध, अब वो कैसे बना है उससे तरह, कला संबद्ध स्रोत की तीव्रताएं क्रमशः 9 I0 व I0 है, तो पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप की औसत तीव्रता बताइए, कि औसत तीव्रता ज्ञात कीजिए, औसत तीव्रता बतानी है ना, व्यतिकरण प्रारूप की औसत तीव्रता। चलो साहब, तो अब मेरे को औसत तीव्रता बतानी, तो मैं बोल दूं क्या, सीधा सूत्र I एवरेज बराबर, चलो I1 प्लस I2 सीधा है ना, इंडिविजुअल तीव्रताओं का योग है ना, तो ये आ जाएगा 10 I0। ये तो आ गया डायरेक्ट, ये मेथड 1। सर वो बेसिक से बताओ सर, इसमें फील, हाँ चलो आ जाओ। ये देख, क्या मैं बोल दूं पर्दे पर इस प्रकार का कोई व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा? सर ये न्यूनतम 0 क्यों नहीं करी, नहीं होगी 0। अरे बोलो, फ्रिंज दृश्यता 1 नहीं है यहाँ पे, देखो जो न्यूनतम, ये I मिनिमम है, ये देख I मिनिमम ये, और ये I मैक्सिमम है, इनका औसत होता है। तो मैं बोल दूं I एवरेज औसत बराबर I मैक्सिमम अधिकतम प्लस न्यूनतम का योग बटा 2। जो तुम बटा 2 करने की बात करते हो अधिकतम प्लस न्यूनतम बटा 2 होता है। क्लियर है क्या? ये आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो बोल दो I अधिकतम कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से रूट 9 I0 प्लस रूट I0 का वर्ग प्लस न्यूनतम कितना आ जाएगा, बोलो न्यूनतम बोलो, रूट 9 I0 माइनस रूट I0 का वर्ग बाई 2। तो यह आ जाएगा कितना, 3 प्लस 1 4, तो यहां आ जाएगा 16 I0 प्लस ये 3 माइनस 1 2 4 I0 बटा 2। तो ये देख अधिकतम आया 3 प्लस 1 4 16 I0, 3 माइनस 1 2 2 का वर्ग 4 I0, यह आ जाएगा 20 बटा 2 10 I0 आंसर, 10 I0 आंसर आ गया, और यहाँ पे भी 10 I0 आंसर आ गया। क्लियर है क्या? ये कला संबंध स्रोत का। आ जाओ अगला, ठीक है। अच्छा आप देखो, एक जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि दो समान तीव्रता के कला संबंध, दो समान कला समान तीव्रता के कला संबद्ध स्रोत लेने पर पर्दे पर प्राप्त अधिकतम तीव्रता I1 वह समान तीव्रता के समान तीव्रता के पर्दे पर प्राप्त तीव्रता पर प्राप्त अधिकतम केंद्र पर, पर्दे पर प्राप्त केंद्र पर तीव्रता, केंद्र पर यू लिखो YDAC प्रयोग में, YDAC प्रयोग में है ना, केंद्र पर तीव्रता I1, केंद्र पर तीव्रता I1 वह समान तीव्रता के कला असंबद्ध स्रोत लेने पर I2
प्राप्त होती है। तो I1 अनुपात I2, I1 अनुपात I2, ये बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, है ना। केंद्र पर तो YDAC का स्टैंडर्ड प्रयोग करना है, बस एक बार कला संबंध और एक बार कला असंबंध लेने हैं। और केंद्र पर बात करें तो जब तक केंद्र कुछ बोले नहीं तो केंद्र में दोनों से समान दूरियों पे लूंगा। अरे बोलो, चलो साहब, तो बोल दो केंद्र पर पहले ये, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4I0। तो पहले केस में कला संबंध लेने पर 4I0, तो I1 बराबर आ जाएगी बेटा, बोलो कला संबंध लेने पर, कला संबंध लेने पर बोलो कितनी आ जाएगी, कला संबंध लेने पर I कितनी आ जाएगी, I मैक्सिमम, केंद्र पर I मैक्सिमम रूट I0 प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी 4I0। कला असंबद्ध लेने पर बोलो तो I आ जाएगी I औसत, I एवरेज, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा बढ़ेगी घटेगी, तो I एवरेज, और I एवरेज आ जाएगी बेटा I1 प्लस I2। सीधा ही लिख दो इस बार, ए बेटा मैंने क्या बता, तो ये आ जाएगी 2I0, ये आ गई I2। तो बोल दो I1 प्लस I1 अनुपात I2 कितना आ जाएगा, ये आ गया I1। तो यहां से बोल दूं मैं I1 अनुपात I2 पहला और दूसरे केस में 4I0 पहले आएगी ज्यादा, फिर 2I0 आएगी औसत, क्योंकि वहीं पर बढ़ेगी घटेगी। तो ये आ रहा है 2:1 उत्तर, तो 2:1। तो पहले आ जाएगी 4I0, दूसरी आ जाएगी 2I0, तो आ गया 2:1। क्लियर है क्या, ये आगे आ जाओ। तो ये हो गया कला संबंध और कला असंबद्ध स्रोत में क्या अंतर होता है। औसत तीव्रता कैसे काम में लेते हैं, तो या तो पूरे पर्दे पर औसत पूछे तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, और नहीं तो दोनों का इंडिविजुअल योग कर लो। और कई बार वो कला संबंध असंबद्ध देगा, तब भी कला असंबद्ध में बढ़ेगी घटेगी तो औसत ही लेते हैं। तो 2 बार औसत लेते हैं, एक तो पूरे पर्दे का औसत कभी पूछ ले तो, नहीं तो अधिकतम न्यूनतम पूछे तो वो कर लेना, और कई बार वो पूछ लेता है कि कला असंबद्ध स्रोत से कितनी तीव्रता प्राप्त होगी, तो दोनों का योग, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ बेटा आगे। अच्छा, एक निश्चित दूरी पर अब एक फ्रिंज दृश्यता का क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनना, यदि 2 स्रोत की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है, तो प्रतिशत पर्दे पर फ्रिंज दृश्यता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दृश्यता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। फ्रिंज दृश्यता प्रतिशत ज्ञात करना है। आ जाओ, तो यहां से बोल दूं क्या, I1 बटा I2 बराबर 9/4, ये आया ये, ठीक है। यहां से दोनों तरफ रूट कर दूं, ए बेटा वो बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, रूट करेंगे तो दोनों तरफ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2, दोनों तरफ अंडर रूट कर लिया, ठीक है। अब देखो फ्रिंज दृश्यता में याद है I मैक्सिमा I मिनिमा चाहिए, तो मैं ऊपर योग कर लूं, क्योंकि अधिकतम तीव्रता रूट I1 प्लस रूट I2 होता, तो वही अंश को हर में जोड़ने पर, अंश को हर में घटाने पर सब कर सकता ना, ये बटा रूट I1 माइनस रूट I2। तो ऊपर जोड़ा नीचे घटाया, तो यहां पे भी अनुपातम वही कर दो, ऊपर जोड़ा नीचे घटाया, ये। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर बोलो कितना आ जाएगा, ये रूट I1 प्लस रूट I2 बटा रूट I1 माइनस रूट I2 का वर्ग, ये आ जाएगा बेटा कितना 5/1 का वर्ग। तो ये आ जाएगा ऊपर I मैक्सिमम, नीचे आ जाएगा I मिनिमम, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 1। अब ऊपर घटाओ नीचे जोड़ो, क्यों, क्योंकि याद है फ्रिंज दृश्यता में ऊपर I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम आता है, तो मैं बोल दूं इस बार ऊपर घटाया नीचे जोड़ा, तो ये I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटा I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, दोनों तरफ एक जैसा काम करते जाओ। तो ऊपर घटाया तो आ गया 24 और नीचे जोड़ा तो आ गया 26, ये आ गया I मैक्सिमम। ये अब इंटू 100 कर दो, तो ये प्रतिशत V बराबर आ जाएगा बेटा कितना, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम बटा I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम इंटू 100 प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा बोलो 24, 12/13 इंटू 100, देख लो कितना प्रतिशत आ जाएगा ये। तो ये लगभग दोनों की तीव्रता आसपास थी,
मामला सेट हो गया। ये कितना आ रहा है, ये देख लेना 1200/13 जो भी आएगा आ जाएगा प्रतिशत। ये हल कर लेना बेटा, ये मैं नहीं कर रहा। तो सर फ्रिंज दृश्यता पे भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो बस इस प्रकार से फ्रिंज दृश्यता का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। कर लोगे क्या बेटा? सर कर लेंगे। अब अपने को एक से अधिक लैम्डा यूज करेंगे तो क्या होगा वो देखना है, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चन और देखने हैं। इधर देखो, आगे आ जाओ बेटा। अब देखो कई बार बच्चे क्या सूत्र वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन दे देता है। जैसे ये देख एग्जाम्पल 32, ठीक है। ये देखो जैसे अगले ने दे दिया, ये है ना, एक वृत्ताकार पर्दा है। ये क्या है बेटा? वृत्ताकार पर्दा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, और ये पर्दा है। ये S1, ये S2, ये दोनों के मध्य की दूरी है स्मॉल d, ठीक है। ठीक सा। अब वो देखा ये वृत्ताकार पर्दा है। अच्छा ये R बहुत बड़ा है, इस पर्दे की जो त्रिज्या है ना वो बहुत बड़ी है। R इस स्मॉल d की तुलना में बहुत बड़ी है, इन दोनों के मध्य की दूरी। यदि है ना पर्दे पर अधिकतम या चमकीली व काली S1 व S2 समान तीव्रता के दो कला संबद्ध स्रोत है तो कला संबद्ध स्रोत है तो पर्दे पर चमकीली व काली फ्रिंजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो यदि पहला स्मॉल d बराबर 3 लैम्डा, सेकेंड स्मॉल d बराबर 2.5 लैम्डा, थर्ड स्मॉल d बराबर 2.25 लैम्डा, फोर्थ स्मॉल d बराबर, बस ठीक है, 3 बहुत है ना। इनसे आइडिया लग जाएगा बेटा, हर तरीके की चीज पूछ ली मैंने इसमें, है ना। 3 लैम्डा हो तो क्या होगा, 2.5 लैम्डा हो तो क्या होगा, और 2.25 लैम्डा हो तो क्या होगा। चलो आ जाओ, ठीक है बेटा, यहीं पे कर रहा हूं मैं। ये देखो येलो कलर लिया अपन ने, ये देख सॉल्यूशन। अब जैसे मैंने पहला केस कर रहा हूं, यहाँ 3 लैम्डा लिया है ना, पहला केस यहाँ बता रहा हूँ 3 लैम्डा। क्या मैं बोल दूं अगर ये दोनों के बीच में 3 लैम्डा, तो यहाँ पे 3 लैम्डा का पता होगा, ये पहले किरण पहुंच जाएगी और ये जब आएगी तब 3 चक्कर ये पूरा कर चुकी होगी, पर दोनों जब आएगी 7 होगी तो मैं बोल दूं ये चमकीली फ्रिंज बनेगी। चमकीली को मैं डॉट से बनाऊंगा और काली को क्रॉस से, और यहाँ पे पथांतर आ जाएगा 3 लैम्डा। चलो साहब, फिर और इधर जाऊंगा तो पथांतर घटेगा। सर आपको कैसे पता पड़ा घटेगा? देखो ना ये बड़ा हो गया और ये थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी रास्ता था। चलो नहीं तो यूं समझ लो यहाँ आके 0 हो गया, तो बोल दो यहाँ पे घटते घटते 0 हुआ। हाँ बेटा, तो 3 लैम्डा यहाँ पे पथांतर है। अब अपने कम होते होते तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। अरे बोल, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो बोल दो पथांतर लगातार घट रहा, तो कहीं बीच में 2 लैम्डा भी हुआ होगा बेटा जी ये, और कहीं लैम्डा भी हुआ होगा। क्या मैं बोल दूं इसके अलावा चमकीली नहीं बनेगी? 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा और 0, ये चमकीली बन गई। इसी प्रकार से इधर सिमेट्री से यहाँ भी बनेगी। बोलो फिर ये बढ़ते बढ़ते वहां पे लैम्डा, 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा, ये लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, ऐसे ही घटते घटते वहां पे 2 लैम्डा और ये 0, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, बस ऐसे बनती जाएगी। 2 लैम्डा लैम्डा बस गिनते जाना। तो मैं बोल दूं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और ये 4 अक्ष पे 12, टोटल 12 चमकीली। तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा 12 चमकीली। सर काली, तो अब काली भी गिन लो ना, ये लो कलर दूसरा ले ले, ये काली, इन दोनों के बीच में 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, आधा लैम्डा, 3 पहले निर्देशांक में, चतुर्थांश में 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 काली, 12 काली, तो 12 चमकीली, 12 काली, इसका उत्तर हो गया। अब 2.5 लैम्डा के लिए आ जा अगले पेज पे, तो 2.5 लैम्डा का भी कर देते, कुछ नहीं है, ये आ जा, ये इसी में दोनों कर देंगे, ये 2.5 लैम्डा, ये आ जाओ, ये x ये y है ना, ये 2.5 लैम्डा, ये d बराबर 2.5 लैम्डा, ठीक है। आज आप गिनते हैं
तो ये यहाँ पे क्या बनेगी पहले, तो मैं बोल दूँ पहले काली बनेगी, क्यों, क्योंकि 2.5 लैम्डा पतांतर आ रहा है यहाँ, तो ये 2.5 लैम्डा पे काली बनेगी, और यहाँ 0 पे चमकीली बनेगी, बोलो, तो ये 0, ये 0, तो मैं बोल दूँ 2.5 लैम्डा के बाद 2 लैम्डा आएगा कहीं, ये 2 लैम्डा, 2 लैम्डा के बाद कहीं लैम्डा आएगा, ये लैम्डा, तो 2 लैम्डा लैम्डा, ये ऐसे यहाँ पे भी लैम्डा 2 लैम्डा, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ऐसे यहाँ पे भी यहाँ 2.5 लैम्डा आने के बाद यहाँ 2 लैम्डा लैम्डा, या 0, ठीक है, फिर से ये लैम्डा 2 लैम्डा, ये क्लियर है क्या, ये। अब आ जाओ काली के लिए, देखें तो ये 2.5 लैम्डा था, 2 के बाद 1.5 भी आएगा और आधा भी आएगा, आधा भी आएगा, 1.5 भी आएगा और ये 2.5 भी आएगा, फिर 1.5 भी आएगा, आधा भी आएगा, आधा भी आएगा, 1.5 भी आएगा, ये। तो बोलो कितनी आ गई, 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 8 तो आ गए निर्देशांकों में, चतुर्थांशों में, तो 8 आ गई चतुर्थांशों में, और 2 आ गई एक्स अक्ष पर, तो 10 काली। चमकीली भी देखो 8 आ गई चतुर्थांशों में, ये देखे ना, 2 2 4 2 6 8, और 2 आ गई वाई अक्ष पे, तो 10 चमकीली, तो 10 चमकीली 10 काली। बोलो बेटा, तो 10 चमकीली गिनना है, कुछ नहीं है। ये देख यहाँ पर पतांतर 0 होगा, यहाँ 2.5 2 1.5 1 आधा 0, ऐसे। क्लियर है क्या, ये ये ठीक है, 2.25 लैम्डा, तो 2.25 लैम्डा में क्या हो जाएगा बेटा, 2.25 लैम्डा में यहाँ पे ना चमकीली बनेगी ना काली, काली में तो बिल्कुल अंधेरे वाले को बोलूंगा मैं, तो 2.25 लैम्डा से करते करते पहले 2 लैम्डा आएगा जहाँ पे चमकीली बनेगी, ये 2 लैम्डा, फिर लैम्डा आएगा जहाँ चमकीली बनेगी, फिर 0 आएगा जहाँ चमकीली बनेगी, ये ऐसे बस हर चतुर्थांश में देख लो, लैम्डा 2 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा लैम्डा, ये 0, ठीक है। अब अपन बात करते काली का, तो यहां से देखो 2.25 पे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ 1.5 आधा, आधा 1.5, फिर 1.5 आधा, ये क्लियर है क्या। यहाँ पे फिर से 1.5 ये आधा, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 काली और 10 चमकीली, 10 चमकीली, 10 चमकीली, तो 10 चमकीली 8 काली। क्लियर है क्या, मच्छर है, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, तो सर हम इसमें गिन लेंगे, चमकीली काली कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार इनकी कोणीय स्थितियां भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, कोणीय स्थिति, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। क्लियर है, कोणीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। अब आ जाओ कैसे गिनते हैं, इधर एक क्वेश्चन करते हैं सर, ये देखो है ना, जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कोणीय स्थिति का, देख थोड़ा सा हाई लेवल, जेई लेवल, आईआईटी जेई लेवल की बात है ना। ठीक है, ये देखिए थोड़ा भारी है बेटा, इसमें मैं निर्देशांक वगैरह सब निकालना सिखा दूं तेरे को। ये आर त्रिज्या, और ये वही डी की तुलना में बहुत ज्यादा है। ये देखो 3 लैम्डा वाला केस ले रहा हूं मैं, है ना। अब वो बोल देगा आपको कि प्रथम चतुर्थांश में चमकीली फ्रिंज में बनने वाली चमकीली फ्रिंजों की कोणीय स्थिति व निर्देशांक बताइए, निर्देशांक बताइए। अब देखो बेटा, है ना, ये y अक्ष बोला उसने, ये x अक्ष बोला है ना, अगले ने x अक्ष दिया और ये y दिया है। अब कोणीय स्थिति व निर्देशांक, थोड़ी सी जबरदस्त बात हो गई, है ना। अब आ जा, तो तेरे को पता है यहाँ 3 लैम्डा है ना, मेरे को तो ये 3 लैम्डा और यहाँ 0, ये तो बहुत सीधी सीधी बात हो गई। याद है कहीं 2 लैम्डा भी आया था, अरे बोलो ये, और कहीं लैम्डा भी आया था,
अब कई बच्चे सम्मिति से आधा आधे अंकोण बोल देते कि नहीं सर ये 90 डिग्री में ये बने 4 तो 27.5 नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, तो बोल दो ये कोणीय स्थिति हो गई थीटा, ये निकालनी है, ये थीटा कोणीय स्थिति है। अगर ये थीटा पता पड़ गया और ये आर पता है तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा से मैं निर्देशांक भी निकाल दूंगा। बोलो ये एक्स वाई, बोलो ये थीटा है और ये आर है, तो मैं आर कोस थीटा आर साइन थीटा कर दूंगा ना, तो एक्स बराबर आ जाएगा आर कोस थीटा और वाई बराबर आ जाएगा आर साइन थीटा। तो मेरे को एक बार थीटा पता पड़ जाएगा फिर तो मैं ये निर्देशांक भी निकाल दूंगा, आर कोस थीटा आर साइन थीटा है ना, ये तो ये सब निकल जाएंगे। अब देखो कोणीय स्थिति निकाले कैसे, क्या मैं बोल दूं अगर ये थीटा है और देखो ये डी बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो दूर से ये देखने पे ऐसा लगेगा, ये देख इधर देख, इसका एक्चुअल चित्र ये होगा S1 S2 का, ये देख ये S1 S2 होंगे और ये बहुत दूरी होगी, बहुत ज्यादा दूर होंगे ये। तो बोल दो ये कोण लगभग सेम होंगे, थीटा थीटा थीटा, ये लगभग समानांतर किरण हो जाएगी, ये देख ये बहुत छोटा होगा तो ये लगभग समानांतर, ये थीटा समान होंगे। तो बोल दो ये तीनों भुजाएं लगभग समानांतर होगी, तो क्या मैं बोल दूं क्या ये थीटा है, तो ये देख ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये तो बोल दो ये लगभग समानांतर। अब ये देखो तो ये थीटा 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 समानांतर हो जाएंगे। अब यहां से अभिलंब डाल दूं मैं, ये अभिलंब ये अब अपने को ये दूरी देखनी है कितनी है, ये तो ये डी है और ये थीटा है। तो मैं बोल दूं ये तीनों कोण थीटा क्यों कर रहे, समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत दूर है, ये वृत्त की तुलना में ये लगभग सीधी रेखा, ये तीनों समानांतर किरणें बनेगी यूं, क्योंकि बहुत दूर जाके मिलना है इनको, तो ये तीनों समानांतर, तो ये थीटा होगा। अच्छा अब ये डी है, अब बच्चा रखता है ये डी कोस थीटा आएगा, डी साइन थीटा नहीं आएगा, डी कोस थीटा, ये थीटा है और ये डी है, तो बोल दो ये डी कोस थीटा आ गया पथांतर, ये तो बोल दो ये 2 लैम्डा पर, तो पथांतर, तो ये P, इसको P बोल रहा हूं मैं और इसको Q बोल रहा हूं, P पर, तो P पर पथांतर, P पर पथांतर कितना हो जाएगा, D कोस थीटा है ना बराबर 2 लैम्डा और D का मान है 3 लैम्डा, 3 लैम्डा कोस थीटा बराबर 2 लैम्डा, तो यहां से कोस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा बराबर 2/3, ये आ गया कोस थीटा बराबर 2/3। तो यहां से बोल दूं थीटा कोणीय स्थिति कोस इनवर्स 2/3, क्लियर है क्या। ये पहली चमकीली जिसको बोलूंगा मैं पहली कोणीय स्थिति है ना, P की कोणीय स्थिति। ऐसे Q के लिए बोलो Q, अच्छा निर्देशांक निकालना, तो P के निर्देशांक ठीक है, XP, YP, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, XP बराबर R कोस थीटा और ये आ जाएगा कितना 2R/3, R कोस थीटा 2/3 आना, 2R/3। ऐसे ही YP बराबर R साइन थीटा और देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये थीटा, P कोस थीटा कितना है 2 आधार बटा कर्ण 3, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, अभिलंब 9 - 4 5 √5, तो बोल दो साइन थीटा भी बराबर आ जाएगा √5/3, ये तो आ जाएगा R √5/3, ये YP, ये तो बोलो निर्देशांक कितना आ गया, ये तो ये आ जाएगा बेटा 2R/3 और ये R √5/3, ये निर्देशांक आ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन भारी है लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है, ये देखो ना निर्देशांक है, बेसिक मैथ में पढ़ा है, ये अगर R है तो ये R साइन थीटा और ये R कोस थीटा, ये त्रिभुज से निकल गए दोनों, R कोस थीटा R साइन थीटा, ये R कोस थीटा और कोस थीटा अपने निकाल लिया, कैसे, ये त्रिभुज बना के। ऐसे ही पहले वाले का खुद कर लेना, कितना R साइन थीटा क्यू R कोस थीटा क्यू बराबर लैम्डा कर देना, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, 1/3, तो कोस थीटा कोस इनवर्स 1/3 कोणीय स्थिति, सर कर लेंगे, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऐसे कोण निकालने के लिए भी बोल देता है। अच्छा अब अगर अपन कोणों में चले गए हैं तो अपन वो पर्दे पर प्राप्त चमकीली व काली फ्रिंजों की संख्या वाले क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल 33 देखो बेटा, अब याद है मैंने बताया था पथांतर पर्दे पर किसी बिंदु P पर 2 S2P - S1P D साइन थीटा होता है, फिर उसको अगर रेखीय दूरी में निकालना तो dy/d होता है। चलो आ जाओ, अभी तो देखो यदि स्मॉल d YDAC प्रयोग में, यदि YDAC प्रयोग में यदि यूं लिखो
YDAC प्रयोग में यदि D बराबर 3 लैम्डा है तो पर्दे पर प्राप्त चमकीली व काली फ्रिंजों की संख्या बताइए। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा बेतुका क्वेश्चन हो गया। सर बेतुका क्यों हो गया? क्योंकि अब इसमें क्या अनंत पे जो फ्रिंज बनेगी उसको गिनना है नहीं गिनना है ये नहीं पता पड़ता है। ये बहुत कॉमन है, कई किताबें गिन के आंसर देती है, कई किताबें नहीं गिन के आंसर देती है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन मेरी राय आपको ये है कि आप बिना गिने आंसर दीजिए, आप गिनिए मत अनंत पे, क्योंकि अनंत कुछ भी नहीं होता है। अनंत 90 डिग्री आप कभी जा ही नहीं सकते उस अनंत पे। स्क्रीन कितनी बड़ी ले लो वो चमकीली आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि वो मत गिनो आप, लेकिन फिर भी अपन बात करते है ना। अगर अगला समझदार होगा तो बोलेगा अनंत वाली फ्रिंज छोड़नी है ना, लिख देगा क्लियर। तो या तो क्लियर लिखना चाहिए या फिर ऐसी कंफ्यूजिंग बात पूछनी नहीं चाहिए। तो जो समझदार होगा तो ये कर देगा। और लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाता है तो अनंत वाली मेरी राय तो ये कि मत गिनना, ठीक है। बाकी आपको डिसीजन लेना है। 4 ऑप्शन में ऐसे एक बिना गिने और एक गिने है। अगर ऐसा ऑप्शन हो, मतलब दे ही नहीं हो सकता, अभी समझाता हूँ सारी बात, है ना। ये 3 लैम्डा। अब YDAC प्रयोग पहले तो ये चित्र बना हुआ होगा आपके पास, ये दे देगा वो 3 लैम्डा है ना, ये स्रोत ये और ये दे दिया 3 लैम्डा स्मॉल डी। अब याद है किसी बिंदु P पर पथांतर कितना था बोला? ये बिंदु P पर याद है पथांतर, बिंदु P पर पथांतर डेल एक्स P बराबर D sin थीटा। ये बिंदु P पर पथांतर डेल एक्स बराबर D sin थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये D sin थीटा। अब आ जाओ, ये D sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा पथांतर? तो यहां से D sin थीटा बराबर n लैम्डा। ये किसी बिंदु P पर पथांतर D sin थीटा और D sin थीटा बराबर n लैम्डा करा मैंने। क्लियर है क्या? तो D sin थीटा बराबर n लैम्डा करा। अब D की वैल्यू कितनी रखी अपन ने? 3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा sin थीटा बराबर n लैम्डा, चमकीली के लिए, है ना। बिंदु P पर पथांतर ये चमकीली के लिए, चमकीली है ना के लिए। तो चमकीली के लिए n लैम्डा कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे लैम्डा गया, तो यहाँ से sin थीटा बराबर कितना गया बेटा? n/3। ये कौन बड़ा आएगा क्योंकि देखो ये लिमिटेड है, तो यहाँ से n बराबर रखो, n बराबर 1 2 3 रखने पर तो यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा रे? तो sin थीटा बराबर पहला आ गया 1/3, sin थीटा बराबर पहला आ गया 1/3, फिर आ गया संभव पॉसिबल है संभव, ठीक है। फिर sin थीटा बराबर n बराबर 1 n बराबर 2, तो sin थीटा बराबर आ गया बेटा 2/3। यस, ये भी मिलेगी पर्दे पर। अब sin थीटा बराबर फिर n बराबर 3, तो sin थीटा बराबर 3/3, है ना। ये आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री अनंत, है ना। थीटा बराबर 90 डिग्री नॉट पॉसिबल, ये नहीं गिननी है। उसने बोला ना अनंत वाली छोड़ दो, तो मैं बोल दूं पर्दे पर 2 चमकीली मिलेगी ऊपर। इधर देखो, ये देखो 2 चमकीली मिलेगी क्या? 2 चमकीली मिलेगी, 1 2 और एक अनंत पे, वो नहीं गिनूंगा। तो सेकंड चमकीली और ये फर्स्ट चमकीली, 2 ऊपर 2 नीचे और एक केंद्र पे, ये ब्राइट और 2 नीचे, तो बोल दो टोटल 5। तो अतः 2 ऊपर 2 नीचे व एक केंद्र पर, तो बोल दो टोटल 5 चमकीली। बोलो तो 5 चमकीली फ्रिंज बनेगी अगर अनंत की नहीं गिननी है। अगर वो बोल दे अनंत की गिनो, अगर बोल दे तो 7 2 1 1 वो 2, तो ऑप्शन में या तो 5 होगा या 7 होगा। अगर 5 और 7 में से एक है तो क्लियर है भाई। अगर वो कुछ नहीं लिखे कि अनंत की गिननी या नहीं गिननी, सुनो, या अगर मान लो कुछ नहीं लिखे, या अगर वो कुछ नहीं लिखे, ये लिखे ही नहीं, तो अब अपने को कंफ्यूज होगा कि 5 उत्तर दे या 7। तो चारों ऑप्शन में 5 हो तो 5 टिक कर देना, 7 हो तो 7, और अगर दोनों हो तो मेरी राय अनंत की मत गिनना, मेरी राय। बाकी आप देख लेना बेटा, क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि अगला उत्तर भी 5 देगा या 7, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग है इसका एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। अब जब दोनों, और अगर समझदार होंगे तो साफ साफ लिख देंगे कि अनंत वाली गिनो या नहीं गिनो, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो गिनने या नहीं गिनने का साफ लिख दे, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं लिखे तो ऑप्शन बताएगा क्या गिनना है या नहीं गिनना है, और अगर ऑप्शन में भी दोनों ऑप्शन हो तो फिर अब आपको अपने विवेक से निर्णय लेना। मेरी राय है कि अनंत की मत गिनना, ठीक है। चलो ये आ गया। अब काली, तो मैं बोल दूं काली के लिए क्या हो जाएगा बेटा, काली फ्रिंजों के लिए, तो काली फ्रिंजों के लिए यहां पे आ जाएगा 2n-1 λ/2। अरे बोलो काली के लिए, काली के लिए यहां पे मार्कर अलग कर ले। काली के लिए, काली के लिए डेल एक्स बराबर बोलो 2n-1 λ/2 कर दो क्या, करो यहां से, तो आ जाएगा d sin थीटा बराबर 2n-1 λ/2, और ये d कितना था 3 लैम्डा है ना, तो यहां से आ जाओ, तो यहां से लैम्डा लैम्डा गया, तो साइन थीटा बराबर कितना गया, साइन थीटा बराबर 2n-1/6, रखो n बराबर 1, तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर, ये आ जाएगा कितना 1/6, तो संभव है यस काली आएगी है ना। फिर n बराबर 2 कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/3 यानी कि 2/3, यस 2/6 है ना। फिर n बराबर 3, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा बोलो 3/6 यानी कि 1/2, यस ठीक है। फिर n बराबर 4 कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर कितना 2/3, यस ये भी पॉसिबल है। ये कितनी आ रही रे है काली, कितनी आएगी ये 1 2 3 ही था नीचे रे, 3 ऊपर 3 नीचे 6, ये तो कितनी आ गई 3 लैम्डा में क्या 0 आधा लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा, 3 ऊपर 3 नीचे 6 ही आनी चाहिए, ये कितनी आ गई n बराबर 1, तो गलती करी क्या रहा यार λ/2, ये गलती करी ना यहाँ पे 1/6, फिर 2 रखा ना 4 3 1/6 1 रखा, 2 रखा 1/2, 2 रखने पर 1/2 आ रहा है रे, 2 रखने पर 1/2 आ रहा है, और 3 रखने पर साइन थीटा रखो 3, तो 3 6 - 1 5, 5/6 आ रहा 5/6, यस। n बराबर 4 रखो, तो साइन थीटा कितना आ रहा है, तो 4 दूनी 8 7 7/6 नॉट पॉसिबल, 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, क्यों 1 से बड़ा हो ही नहीं साइन थीटा, तो बोल दो 3 आ गई, और इनके कोणीय स्थिति पता पड़ गई। साइन थीटा पहली काली बनेगी साइन थीटा बराबर 1/6 पे, या साइन इनवर्स 1/6 पे दूसरी काली बनेगी 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री है, तीसरी काली बनेगी साइन इनवर्स 5/6 पे, अरे बोलो ऐसे ही ये साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2/3 और तीसरी बनेगी अनंत पे, क्लियर है क्या। तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो बोल दूं 3 ऊपर अतः काली 3 ऊपर 3 नीचे, केंद्र पे तो चमकीली बनेगी नीचे, तो टोटल 6 काली, तो 5 चमकीली 6 काली, 5 चमकीली 6 काली, क्लियर है क्या, समझ गए क्या बेटा, कर लेंगे सर। तो मैं बोल दूं ये कोणीय स्थितियां भी पता पड़ गई, ए देखो कोणीय स्थितियां भी पता पड़ गई, चित्र बना के बताता हूं, इधर देख, ए थोड़ा और ढंग से कर, ये देख, ये पास बना, ये देख, ये चमकीली है ना, ये फिर ये पहली चमकीली, फिर ये दूसरी चमकीली, ये θ1 θ2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स कितना, ये लैम्डा 2 लैम्डा है ना, ये है साइन इनवर्स 1/3, ये है साइन इनवर्स 2/3, ये देख साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2/3, फिर आ गया अनंत है ना, फिर 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री है ना, ये अनंत पे है। अच्छा अब काली का देख, एक और आएगी यहाँ काली, ठीक है, तो काली कहाँ का आई, ये और एक और ये आई यहाँ, ठीक है। तो काली के लिए ये θ'1 θ'2 और θ'3 है ना, θ'1 पहली काली आई साइन इनवर्स 1/6, दूसरी काली आई साइन इनवर्स 1/2 जो कि नॉन एंगल है 30 डिग्री, तीसरी काली आई साइन इनवर्स 5/6
5/6 ये रहा, लगभग 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, 5/6 ये 5/6, 1/2, 1/6। क्लियर है क्या? ये कोणीय स्थितियां। अब ये कोण बड़े बड़े, अच्छा आप सुनना, एक और जबरदस्त बात बताता हूँ, देख एक और लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जेई लेवल का, ठीक है? आजा, IIT जेई लेवल, ठीक है ना? चलो इधर ये समझ में आ गया ना फ्रिंजों की संख्या कैसे गिनते हैं? इधर देख, जब बड़े बड़े कोण होते हैं YDAC प्रयोग में, YDAC प्रयोग में यदि d बराबर 2 लैम्डा है तो है वह कैपिटल D बराबर 1 मीटर है ना? बड़े बड़े वो दिए D बराबर 1 मीटर है, तो पर्दे पर, अब सारे फॉर्मूले फेल है, क्यों? क्योंकि देखो कोण बड़े आएंगे, याद है अपने जो फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र वगैरह सब में अप्रोक्सीमेशन था क्या, कि ये 2 अप्रोक्सीमेशन बताए थे मैंने, क्या? एक तो सबसे पहली बात D बहुत बड़ा होना चाहिए किसकी तुलना में? स्मॉल d की, और फिर बताया था मैंने स्मॉल d भी बहुत बड़ा होना चाहिए लैम्डा की तुलना में, तब तो फ्रिंज चौड़ाई बहुत छोटी आएगी और बहुत पास पास फ्रिंजें बनेगी, सब ठीक है, ठीक है? अच्छा ये तो इन जनरल होता है। अब जैसे ये देख, जैसे बताता हूं, है पर्दे पर, तो पर्दे पर प्राप्त चमकीली फ्रिंज की केंद्र से दूरी की कोणीय स्थिति दोनों पूछ रहा हूं, स्थिति व केंद्र से दूरी। अब समझना ध्यान से, व केंद्र से दूरी है ना, ये बतानी है। अब समझना हो, ये देख सॉल्यूशन। अब देखो, अच्छा लैम्डा दे दिया मैंने यहां पर, लैम्डा क्यों दे रहा हूं बता देता हूं। लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा इसलिए दे दिया था कि तेरे को पता पड़ जाए कि कैपिटल टी बहुत बड़ा है लैम्डा की तुलना में, और लैम्डा ये 2 लैम्डा यानी कि 10,000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तुलना में कैपिटल टी बहुत बड़ा है, यानी कि वो अप्रोक्सीमेशन डी साइन थीटा वाला लग जाएगा। याद आया तेरे को डी साइन थीटा कैसे निकाला था मैंने? बताता हूं थोड़ा सा और वापस बताता हूं। ये देख, तू याद कर, अपन ने याद है किसी बिंदु पी पर पथांतर, ये याद है, ये वाला त्रिभुज बनाया था, इसमें इन दोनों को बराबर लिया था, जबकि आधार था, ये आधार था एक अंश, तो ये तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये बहुत दूर है, याद है, ये पर्दा बहुत दूर है, इन दोनों के मध्य की दूरी ये बहुत कम है, तो ये ऐसा दिखेगा। याद कर, ये तो याद है, ये वाला, ये दोनों लगभग बराबर लेके और ये पथांतर आ जाएगा, तो ये तो ठीक है कि ये डी साइन थीटा होगा। ए बेटा, ये अभी भी ठीक है कि ये डी साइन थीटा होगा, तो ये ठीक है डी साइन थीटा होगा। क्लियर है? तो क्या बोल दूं, ये S1, ये S2, ये P, तो S2P माइनस S1P बराबर डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा। क्लियर है? तो ये S2P माइनस S1P बराबर डी साइन थीटा। क्लियर है क्या? तो यहां से आ जाएगा बेटा S2P माइनस S1P बराबर डी साइन थीटा, है ना? अब देखो, अब डी साइन थीटा ये आ गया पथांतर, डी साइन थीटा P पर, ये P बिंदु है, P पर डी साइन थीटा बराबर n लैम्डा। चमकीली के लिए, चमकीली की बात करनी ना, चमकीली, तो यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा साइन थीटा बराबर n लैम्डा। अब देखो ये कोण बहुत बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये तुलनात्मक है, लैम्डा गया, तो यहां से साइन थीटा बराबर n/2। ठीक है? अब रखो n का मान, n बराबर 1 पर, तो बोलो कितना आ जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/2, n बराबर 2 पर। अब ये देखो बड़ा कोण आएगा, ये थीटा बराबर 30 डिग्री, तो पहली चमकीली बनेगी 30 डिग्री पे, साइन थीटा 2 बराबर 2/2, और ये आ जाएगा साइन थीटा 2 बराबर 1, तो थीटा 2 90 डिग्री, जो गिननी नहीं है, मैंने कहा था ना 90 डिग्री वाली अनंत पर। ठीक है, ये मत गिनो। तो बोल दो एक चमकीली ऊपर, एक नीचे और एक केंद्र पे, 3 चमकीली बनेगी। अगर ऑप्शन में 3 नहीं हो, 5 हो, तो 5 टिक कर देना, अनंत वाली गिन लेना। और अगर ऑप्शन में 3 हो और दोनों हो, तो मैं तो तेरे को राय दूंगा 3 टिक करने की, बाकी आप देखिए, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर है। अब आ जाओ, यहां से देखो क्या करना है, ये केंद्र से ये आया 30 डिग्री पे पहली चमकीली। अरे बोलो ना रे, ये S1, ये S2, ये 30 डिग्री पाई पहली चमकीली। ये अब केंद्र से दूरी निकालनी है भाई, पहली चमकीली की ब्राइट 1, ये पहली चमकीली केंद्र से दूरी, तो बोल दूं ये D है, ये तो यहां से बोल दूं tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर y/d, तो tan 30 डिग्री, तो यहां से y बराबर आ जाएगा, बोलो कितना? d tan 30, ये तो
तो आ जाएगा d/√3, ये भाई d/√3, तो ये आ गया d/√3, तो ये भाई बराबर आ जाएगा d/√3। और ये d कितना है बेटा, ये d कितना है देखो, d दिया है ना तेरे को कितना, 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1/√3, तो ये 1 मीटर है, तो 1/√3 ये। अब कई लोग बीटा का सूत्र लगा देते हैं कि पहली चमकीली बीटा दूरी पर बनेगी, पर उससे आंसर अलग आएगा लैम्डा d/d से। सर क्यों आएगा, ये इसको 2 लैम्डा हुआ तो d/2 1/2 मीटर आ रहा, बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों, वो सूत्र लग ही नहीं सकता। बीटा का सूत्र तब लगता है जब याद है कि d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल लैम्डा होता है। बोलो, क्योंकि याद है वहां पे अपन ने केंद्र से दूरी साइन थीटा को टेन थीटा लिख दिया था। आज साइन थीटा टेन थीटा नहीं है, ये कोण बहुत बड़ा है। याद करो वहां पे जब अपन ने केंद्र से दूरी ली थी तो ट्राइंगल में साइन थीटा को थीटा लिख के टेन थीटा लिखा था और y/d है। यहाँ पे टेन थीटा साइन थीटा अलग अलग है, तो बेसिक से करना पड़ेगा। तो ये आया 1/√3। क्लियर है क्या बेटा? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये थोड़े जेई लेवल के क्वेश्चन हो गए। आ जाओ और आ जाए आगे। एग्जाम्पल 36, कई बार ये देखो यूं भी रख देते हैं, ये ले। अब इसमें कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है सब। ये S1, ये S2, ये दूरी दे दी बेटा 2 लैम्डा, ठीक है। और ये पर्दा यूं रख दिया, ये स्क्रीन, पर्दा लंबत रख दिया इस बार, ये O सेंटर है ना, ये 2 लैम्डा दूरी दे दी, D बराबर, और वही है स्क्रीन। ये तो है ना, और ये दूरी दे दी जैसे 1 मीटर, ये केंद्र से d बराबर 1 मीटर। पर्दे पर प्राप्त चमकीली फ्रिंज की कोणीय स्थिति व केंद्र से रेखीय दूरी, ठीक है। अब कुल कितनी चमकीली प्राप्त होगी, तो मैं बोल दूं केंद्र पे 2 लैम्डा। इधर देख पथांतर कैसा आएगा, 2 लैम्डा। अच्छा, है ना, कोणीय दूरी व रेखीय दूरी, ठीक है। ये तो मैं बोल दूं यार 2 लैम्डा आएगा पथांतर, 2 लैम्डा, क्योंकि ये पहले पहुंचेगी और ये पीछे पीछे है, 2 लैम्डा। फिर मैं ऊपर जाऊंगा तो कहीं लैम्डा आएगा, अरे बोलो, ये तो बोल दूं यहाँ कहीं लैम्डा आएगा। फिर और ऊपर जाऊंगा तो अनंत पे जाके 0 आएगा, अरे बोलो, ये अनंत पे 0 आएगा, ठीक है, लैम्डा। अच्छा, इधर भी आएगा। सर आपने संख्या क्यों नहीं पूछी चमकीली की, बता रहा हूं कारण। इधर देखो, क्योंकि बेटा ये क्या होगा, यहां पे याद है वृत्त बनेगा। इधर देखो, इस स्क्रीन को अगर मैं 3D में बनाऊंगा तो यहां देखो ये 0, फिर ये लैम्डा वाला वृत्त बनेगा, ये लैम्डा ऊपर भी बनेगी, नीचे साइड में भी बनेगी। तो अब इसमें कोई चमकीली फ्रिंजों की संख्या थोड़ी, तो ये पूरा वृत्त बनेगा, तो इसमें बेतुकी बात हो जाएगी फ्रिंजों की संख्या गिनना। ये पूरा एक चमकीला वृत्त बनेगा बेटा, और ऐसे अनंत पे है वो, है ना। तो केंद्र पे चमकीली, फिर ये, तो मैं बोल दूं चमकीली, ये इस टाइप से फ्रिंज पैटर्न बनेगा वृत्ताकार, है ना। ये अनंत वाला मैं बना नहीं रहा हूं, ये तो ऐसे खूब सारी बनेगी। तो ये कोणीय स्थिति निकालनी, तो मैं बोल दूं वही, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। थीटा क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है, ये 1 मीटर है और ये लैम्डा 5000-6000 एंगस्ट्रॉम में होगा, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगी कोणीय स्थिति। ये देख, तो जो ये होगी वही ये होगी। फिर याद आया वो अभिलंब खींचूंगा यहाँ से, अरे बोलो बेटा कलर दूसरा ले लेने, तो मिक्स हो जाएगा, बता दिया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये देख, ये तो ये पथांतर आ जाएगा, ये डी है तो ये डी कोस थीटा, सब बता दिया है मैंने। डी कोस थीटा बराबर कितना लैम्डा है, यहाँ लैम्डा करना है, तो यहाँ से बोलो डी कितना है, 2 लैम्डा, तो यहाँ से 2 लैम्डा कोस थीटा बराबर लैम्डा, लैम्डा क्या, कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा, बोलो 1/2, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। क्लियर है, ये 60 डिग्री आ गया। और ये कोण तेरे सामने देख ले, बहुत बड़ा कोण है ये 60 डिग्री, तो ये अब बेसिक मैथ से करना पड़ेगा, ये 60 डिग्री। अब वो सारे सूत्र फेल है, तो बिल्कुल बेसिक से करने वाले क्वेश्चन है। आजा अगले पेज में अच्छा डायग्राम बना देता हूं मैं। इधर देख, ये आया बेटा अपना, ये दोनों बहुत पास पास थी, ये 60 डिग्री आया, ये 60 डिग्री, ये 1 मीटर दूरी है, ये 60 डिग्री है। अपने को ये निकालनी दूरी है ना भाई, तो यहाँ से बोल दूँ tan 60
tan 60 डिग्री बराबर y बाई डी, तो यहाँ से y बराबर d tan 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1 और 60 बाई √3, ये y मीटर, ये तो y बराबर 1 बाई √3 मीटर। क्लियर है क्या? ये आ गया, तो 1 बाई √3 मीटर ये दूरी आ गई। चले आगे, ये बोलो, तो ये थोड़ा सा और वृत्ताकार फ्रिंज पैटर्न बनेगा। याद है S1 S2 को मिलाने वाली लाइन के लंबवत अगर स्क्रीन रख देते तो वृत्ताकार फ्रिंज पैटर्न बनता है। तो ये सारी बातें हो गई सर। तो ये कुछ अपन ने बेहतरीन हाई लेवल के क्वेश्चन कर लिए। अब अपन एक से अधिक लैम्डा यूज करें तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है? पहले अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं अपन, सुनना ध्यान से। अभी तक हमने जो बातें पढ़ी बेटा, उन बातों में हमने क्या क्या पढ़ा? तो उन बातों में हमने ये पढ़ा कि एक तो फ्रिंज चौड़ाई पे क्वेश्चन सीधा लैम्डा स्मॉल डी कैपिटल डी देगा फ्रिंज चौड़ाई, तीसरी काली, चौथी चमकीली, पांचवी स्क्रीन पर दूरियां निकाल लेना बीटा से, चाहे तो बीटा से निकाल लेना, चाहे डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी से कैपिटल डी से निकाल लेना। कोणीय स्थितियां भी निकाल लूंगा किससे? डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा से। फिर कई बार वो बोल देता है कि मेरे को किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम की चौथाई अधिकतम की आधी प्राप्त हो रही है, तो बताओ उसकी केंद्र से दूरी कितनी है? तो पहले अधिकतम तीव्रता वाले सूत्र से कलांतर, कलांतर से पथांतर, पथांतर से फिर डी वाई बाई डी करके निकाल लेना। सर बिल्कुल कर लेंगे अपन, ठीक है? कई बार वो कोणीय स्थिति पूछता जहां पर मुझे तीव्रता 1/4 प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं, एक तो कोणीय तो सीधा फाई निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं सर, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन उस पर दे देता हूं, ले आ जा। सुनना, यदि वाईडीएसी प्रयोग में पर्दे पर किसी बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम की आधी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, तो उसकी कोणीय स्थिति उसकी तो उसकी न्यूनतम कोणीय स्थिति बताइए, ठीक है? चलो देखते हैं। अब इधर सुनना सॉल्यूशन। क्या बोल दूं? तीव्रता अधिकतम की आधी, तो मैं बोल दूं आई बराबर आई पी बराबर आई मैक्सिमम, ये सूत्र होता है cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये फाई कोणीय स्थिति नहीं होती बेटा, ये कलांतर होता है, ध्यान रखना। ये यहां गलती कर देता बच्चा। आई मैक्सिमम बाई 2 बराबर आई मैक्सिमम cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो ये आई मैक्सिमम कट गया, तो यहां से cos फाई बराबर 1 बाई √2 आता है, यहां से फाई बाई 2 है, सॉरी cos फाई बाई 2, तो यहां से फाई बाई 2 बराबर आता है पाई बाई 4, तो यहां से फाई बराबर आता है पाई बाई 2, कितना आ जाता है? पाई बाई 2। ये आ गया कलांतर, है ना? कलांतर आ गया। कोणीय स्थिति बतानी है, तो मैं बोल दूं डी साइन थीटा, ये कोणीय स्थिति होती है। ए बोलो, ये पहले पथांतर था, पहले अब पथांतर, तो मैं बोल दूं ए इधर देख, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, है ना? अब ये आ गया पाई बाई 2 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, ये गया, तो यहां से डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो ये डेल एक्स बराबर आ गया लैम्डा बाई 4। अब ये उस बिंदु पर कलांतर मुझे पता पड़ गया पाई बाई 2 और पथांतर मुझे पता पड़ गया लैम्डा बाई 4। अब इस पथांतर से मेरे को कोणीय स्थिति निकालनी है, तो मैं बोल दूं डी साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 4। अच्छा, अब मेरे को डी भी देना पड़ेगा। अच्छा, डी बराबर ले लो, यदि डी बराबर 10 लैम्डा, है ना? ये दिया हुआ होना चाहिए था बेटा, गलती है। यदि डी बराबर 10 लैम्डा, तो यहां से बोल दो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? तो यहां से 10 लैम्डा रखा, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 40 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1/40। और बहुत छोटा कोण है तो थीटा लिख सकता हूं, तो मैं बोल दूं छोटा कोण है, 1/40 बहुत छोटा कोण है, तो बोल दो साइन थीटा लगभग थीटा बराबर 1/40।
ये आ गया 1/40। क्लियर है क्या सर? सारी बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही आसान मामला हो गया 37। क्लियर है? तो सर हम कर देंगे ऐसे, ठीक है ना? तो अपन ने सारी चीजें देख ली, तो पथांतर कलांतर फ्रिंजे गिनना सीख गए हम। अब अपन अगले टर्न पे बात करेंगे बेटा एक से अधिक लैम्डा ले, डाइक्रोमेटिक लाइट, है ना? अभी तक अपन ने पढ़ा मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अब अगर एक से अधिक तरंग दैर्घ्य ले तो फिर क्वेश्चन कैसे करने हैं? तो अपन ने भारी से भारी और एक सफेद प्रकाश के साथ, है ना, व्हाइट लाइट के साथ YDAC, तो व्हाइट लाइट के साथ YDAC और वो दोनों बातें करेंगे, ठीक है? एक दो क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल 38 देखो। यदि YDAC प्रयोग में स्लिट चौड़ाई का अनुपात अनुपात 4:1 है ना? मतलब अनुपात W1 अनुपात W2, W1 अनुपात W2 बराबर 4:1 है। तो पर्दे पर फ्रिंज दृश्यता, या चलो पर्दे पर औसत तीव्रता ज्ञात करो। पर प्राप्त औसत तीव्रता, पर प्राप्त औसत तीव्रता, औसत तीव्रता, औसत तीव्रता व अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता का अनुपात बताइए। तीव्रता का अनुपात बताइए। अनुपात, बड़ी अजीब सी चीज पूछी, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं? आई समानुपाती W होता है। ए बोलो, अतः I1 अनुपात I2 बराबर W1 अनुपात W2। अरे बोलो, जो चौड़ाइयों का अनुपात है वही तीव्रताओं का अनुपात होगा, तो ये 4:1 आ गया। तो क्या मैं बोल दूं क्या औसत तीव्रता कितनी आ जाएगी? बोलो I एवरेज। तो I एवरेज आ जाएगी I1 प्लस I2, और ये आ जाएगी बेटा कितनी? 4I0 प्लस I0, 5I0, है ना? तो मैं इसको मान रहा हूं कितनी? 4I0 और I0, 4I0 और I0, ये मैंने मानी है, ध्यान रखना। 4I0 व I0, ये आ गया 5I0, ठीक है? अच्छा, और I मैक्सिमम तो ये आ जाएगी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगी 4I0 का रूट प्लस रूट I0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी 9I0, ये I मैक्सिमम आ गई, ठीक है? तो ये आ जाएगा I एवरेज अपॉन I मैक्सिमम, तो ये आ जाएगी 5I0 अपॉन 9I0, ये आ गया अनुपात 5/9। ये मैंने इसलिए पूछा बेटा क्योंकि तुम्हारे को ये भी पता होना चाहिए कि औसत कैसे निकालते और आई मैक्सिमम कैसे निकालते, और फ्रिंज की तीव्रता व स्लिट चौड़ाई का में क्या संबंध है। तो स्लिट चौड़ाई के अनुपात से मैंने तीव्रताओं का अनुपात निकाल लिया, तीव्रताओं के अनुपात से मैंने अधिकतम और वो दोनों निकाल ली। क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को सारी बात समझ में आ गई बेटा। क्लियर है? चलो, अब अपने को ये सारी बातें तो समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 38 तक। अब अपने को एक से अधिक लैम्डा लेके क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है? तो मोनोक्रोमेटिक की जगह डाइक्रोमेटिक या मल्टीक्रोमेटिक, चलो वो भी एक बार देख ही लेते हैं अपन, है ना? तो आ जाओ यहाँ पे, इसको डिलीट कर देते हैं अपन, ठीक है? आ जाओ। तो एक से अधिक लैम्डा काम में लेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब देखो बेटा, है ना, 39वां क्वेश्चन देखो, वही बोलेगा, देखो, यदि YDAC प्रयोग में प्रयुक्त द्विवर्णी प्रकाश स्रोत में प्रयुक्त तरंग दैर्घ्य λ1 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम व λ2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ये तो हो गया लाल रंग,
और ये हो गया ब्लू रंग, है ना। लैम्डा 1 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया नीला रंग, है ना। YDAC प्रयोग में प्रयुक्त द्विवर्णीय प्रकाश स्रोत में प्रयुक्त तरंगदैर्घ्य है तो वह कैपिटल D बराबर 1 मीटर तथा स्मॉल d बराबर 2 mm, 0.2 mm या 0.4 mm कर ले चल, है तो केंद्र से, तो दोनों रंगों की उभयनिष्ठ चमकीली, उभयनिष्ठ चमकीली फ्रिंज की केंद्र से न्यूनतम दूरी, क्या होगी ये बताना है ना। केंद्र से न्यूनतम दूरी, आ जाओ। अब एक बात सुनना रे, है ना। उभयनिष्ठ चमकीली की केंद्र से न्यूनतम दूरी, तो अब देखो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है, इधर देखो ये स्रोत है, द्विवर्णीय प्रकाश स्रोत है, इसमें से दोनों रंग निकल रहे हैं, तो हम बोल दो केंद्र पे दोनों की उभयनिष्ठ चमकीली होगी, क्योंकि पथांतर 0 होगा। 2 या 10 कलर होता है, सबकी चमकीली बन जाती है, पथांतर डेल एक्स बराबर 0, सबकी चमकीली। फिर मैं जाऊंगा तो देखो बढ़ते पहले 4000 की चमकीली आएगी, वहां पे 6000 की चमकीली नहीं आएगी और काली भी नहीं आएगी, कुछ आएगा, थोड़ा रंग आएगा, लाल थोड़ा आएगा लेकिन नीला जबरदस्त आएगा। फिर ऊपर जाऊंगा तो 6000 आएगा पथांतर, वहां लाल की चमकीली लेकिन नीले की काली बनेगी, नीला गायब होगा, सिर्फ लाल होगा। फिर और ऊपर जाऊंगा तो कोई ना कोई बिंदु आएगा जहां दोनों की चमकीली होगी। अरे बोलो दोनों की चमकीली, ये दूरी निकालनी है मेरे को, ये तो बोल दो दोनों की चमकीली, तो ये P बिंदु है, तो P पर दोनों की चमकीली बनने के लिए बोलो क्या जरूरी, बनने के लिए क्या बोल दो, डेल एक्स एट P बराबर n लैम्डा 1 बराबर m लैम्डा 2, दोनों का पूर्ण गुणन होना चाहिए, n लैम्डा 1 m लैम्डा 2, लैम्डा 1 का भी पूर्ण गुणन होना चाहिए पथांतर, और लैम्डा 2 का भी, तभी तो इनकी चमकीली बनेगी। लिखो अतः मैं बोल दूं क्या, 4000 m बराबर 6000 n, देखो ना, अरे n m जो भी है, पहले n था तो पहले n कर दो, ये लो इसका n, 4000 का n गुना 5000 का m गुना के बराबर होना चाहिए डेल एक्स, ये है ना, ये डेल एक्स बराबर ये, तो यहां से मैं बोल दूं ये कट गए, तो यहां से बोल दूं 2n बराबर 3m, ये 2n बराबर 3m, तो यहां से बोल दूं n बराबर आ जाएगा 3/2m, बोलो। अब यहां से m बराबर 1 नहीं, m बराबर 1 रखता हूं तो m बराबर 1, तो n बराबर आ रहा है 1.5, सवाल ही पैदा नहीं होता, पूर्ण गुणज होना चाहिए। m बराबर 2 पर आ रहा है n बराबर 3, बिल्कुल ओके है। तो 6000 की दूसरी और 4000 की तीसरी, अरे देखो 6000 की दूसरी, जहां पे पथांतर 6000 का 2 गुना होगा, वहां पे 4000 का 3 गुना होगा। फिर आ जाओ m बराबर 4 पे आ जाएगा, n बराबर 6, जहां पर कितना 6000 का 4 गुना होगा, वहां 4000 6 गुना होगा, बिल्कुल ओके। तो ये सबसे नजदीकी फ्रिंज हो गई। अब इसकी दूरी निकालनी है, तो मैं बोल दूं y उभयनिष्ठ बराबर 6000 की दूसरी, 6000 एंगस्ट्रॉम की दूसरी या 4000 एंगस्ट्रॉम की तीसरी, एक ही जगह बनेगी तीसरी, तो या तो 6000 की दूसरी निकाल लो या 4000 की तीसरी, तो आ जाओ यहां से, तो y बराबर आ जाएगा, बोलो 2 लैम्डा d/d, क्लियर है क्या ये। तो यहां से आ जाओ 2, अब 6000 की दूसरी, ये 6000 एंगस्ट्रॉम वालेगी, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से 6000, तो यहां से लिख दो 6 इंटू 10 की घात -7, d कैपिटल D कितना होगा बोलो, कैपिटल D 1 मीटर बटा स्मॉल d कितना आ जाएगा, स्मॉल d 0.4, यानी कि 4 इंटू 10 की घात -4, ये, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो ये 2 बार कटा, 2 से 3 बार, तो 3 इंटू 10 की घात -3 मीटर, तो ये आ जाएगा 3 mm, क्या गया, तो ये उभयनिष्ठ 3 mm दूरी पर, समझ गए क्या। तो 3 mm दूरी पर आपको दोनों की उभयनिष्ठ चमकीली प्राप्त हो जाएगी, फिर 6 mm, फिर 9 mm, 12 mm, क्लियर है। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन हमारे को दे दो होमवर्क के लिए, चलो आ जाओ देते हैं, ये नोट कर लेना पॉज करके बेटा, मैंने डिलीट कर दिया है।
क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को इक्वेशन देना है आपको। आ जाओ। तो कहां तक कर लिया था अपन ने? ठीक है, तो एग्जाम्पल 41, ठीक है। YDAC में प्रयुक्त द्विवर्णी स्रोत के लिए λ1 बराबर 48 एंगस्ट्रॉम व λ2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम व कैपिटल D बराबर 2 मीटर, स्मॉल d बराबर 0.1 mm, तो उभयनिष्ठ चमकीली, उभयनिष्ठ चमकीली की केंद्र से न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। करना बेटा, खुद करके लाओगे फिर बात करेंगे। क्लियर है क्या? अगले टर्न पे इसके आगे चलेंगे बेटा। ओके, हाँ बेटा, लास्ट टर्न तक अपन पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स में अपन ने पढ़ा था व्यतिकरण अपना चल रहा था। लास्ट टर्न में अपन ने, याद है, वृत्ताकार उस पे स्क्रीन पर कितनी चमकीली व कितनी काली फ्रिंजें बनेगी ये देखा था। ठीक है बेटा, तो अपन YDAC एक्सपेरिमेंट में आगे चलते जा रहे थे। आज अपन बात कर रहे हैं बेटा YDAC विथ व्हाइट लाइट। अपन सफेद रंग का प्रकाश, पहले याद है कल अपन ने एक वर्णी प्रकाश लिया था, याद है, या तो 6000 एंगस्ट्रॉम, फिर याद है दोनों का मिक्सचर लिया था, द्विवर्णी प्रकाश लिया था। फिर देखा था कि जो दोनों की उभयनिष्ठ चमकीली है उसकी केंद्र से न्यूनतम दूरी, याद आया, n लैम्डा बराबर m लैम्डा कर दो, n व m पूर्णांक के लिए हल करते जाओ। यही तरीका है बेटा, जिंदगी में कभी द्विवर्णी प्रकाश स्रोत ले 4000 और 6000, तो 4000 का m गुना बराबर 6000 का n गुना, वही पथांतर, किसी भी बिंदु का पथांतर दोनों का पूर्ण गुणज होना चाहिए। सही बात है, तभी तो दोनों की चमकीली बनेगी। फिर n के मान के लिए m के मान हल करते जाओ, n बराबर 1 2 3 4 रखो, m ज्ञात करो, जिनमें दोनों पूर्णांक आ जाए सबसे पहला मान वो सबसे नजदीकी चमकीली है। फिर उसके बाद एक लैम्डा लेके बीटा निकाल लो, जैसे 6000 से या 4000 किसी एक से निकाल लो। जैसे 4000 की तीसरी और 6000 की दूसरी, तो 6000 का या तो 2 बीटा ले लो या 4000 का 3 बीटा, सेंटर से दूरी सेम आएगी। सर कर देंगे। आज हम एक नहीं दो नहीं, सारे कलर, सातों रंग, मतलब सात मानते अपन, सातों रंग को ले रहे हैं अपन, व्हाइट लाइट ले रहे हैं। सफेद प्रकाश, क्या है ये? सफेद प्रकाश स्रोत, सफेद प्रकाश स्रोत, ठीक है। ये वो स्रोत है जो सारे रंग उत्पन्न करता है। तो बोल दो सातों के सातों रंग यहाँ जाएंगे। यहाँ पे आपको पता ही है विवर्तन होता है, किरणें फैल जाती हैं यहाँ पे टकरा के, है ना, तो फैल के और फिर पूरी स्क्रीन पर व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। तो बोल दो केंद्र पर देखो, ये केंद्र पर दोनों के पथ में अंतर शून्य है। तो बोल दो सातों के सातों रंग का केंद्र पर पथांतर शून्य है, पथ में अंतर सबका शून्य है। तो बोल दो यहाँ पे सबका मैक्सिमा बनेगा। अरे बोलो, तो व्हाइट लाइट जब यूज करूंगा तो केंद्र नहीं, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट, क्या लिखा पहला पॉइंट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या होता है, क्या परिभाषा होती है? डेल एक्स बराबर 0। अतः सभी का मैक्सिमा, सभी रंगों का मैक्सिमा का उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, अतः सफेद स्पॉट, है ना, स्पॉट मतलब बिंदु, तो सफेद रंग का स्पॉट मिलेगा, सफेद स्पॉट मिलेगा। तो ध्यान ना, ये व्हाइट लाइट यूज करोगे सफेद स्पॉट मिलेगा। पूरी स्क्रीन पर मात्र एक बिंदु होगा जहां पे सफेद रंग का प्रकाश मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी का उच्चिष्ट होगा। तो पूरी स्क्रीन पर एक बिंदु होता है जहां पर सफेद स्पॉट मिलता है, वो होता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, व्हाइट लाइट यूज कर लो। व्हाइट लाइट का सफेद स्पॉट जहां मिलता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, ठीक है, मिलेगा। अतः सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट पूरी स्क्रीन का एकमात्र बिंदु है, एकमात्र बिंदु है जहां सफेद स्पॉट मिलेगा, स्पॉट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पूरी स्क्रीन पर कोई बिंदु नहीं है जहां सफेद स्पॉट मिलेगा। ये एकमात्र स्पॉट है जहां सफेद
मतलब सफेद बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। चलो साहब सेकंड पॉइंट। अब यहां से देखो आप, ये जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, मैं बोल दूं बैंगनी का मिनिमा भी पहले आएगा, निम्निष्ट भी पहले आएगा और बैंगनी का उच्चिष्ट भी पहले आएगा। तो क्या मैं बोल दूं केंद्र से दूर जाने पर सबसे पहले उच्चिष्ट व निम्निष्ट बैंगनी कलर के मिलेंगे। चलो आ जाओ सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाने पर बैंगनी रंग के उच्चिष्ट व निम्निष्ट पहले प्राप्त होंगे परंतु पर्दे पर रंगों का क्रम लाल से बैंगनी दिखाई देगा। लाल से बैंगनी रंगों के क्रम में लाल पहले लाल रंग पहले दिखाई देगा। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? कभी लिखा रहे हो बैंगनी रंग का उच्चिष्ट पहले बनेगा। बेटा बैंगनी रंग का उच्चिष्ट पहले बनना एक अलग बात है और रंग दिखाई देना अलग बात है। सर कैसे अलग बात है? आओ पीछे डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, इधर देख। क्या मैं बोल दूं ये व्हाइट स्पॉट बना? बिल्कुल सर। फिर आप दूर गए तो मैं बोल दूं पहले बैंगनी गायब हो गया। देख भाई बैंगनी रंग तो यहाँ तुमने सोच लिया इसका उच्चिष्ट बनेगा। एक कलर थोड़ी, खूब सारे कलर है। मैं बोल दूं यह बैंगनी गायब हुआ और सफेद प्रकाश में से जब बैंगनी गायब होगा वहां थोड़े थोड़े सारे कलर होंगे। ये देखो थोड़े क्या, लाल तो बहुत ज्यादा होगा। ये देख लाल, नीला, ये लाल, पीला और दूसरे आसमानी वगैरह सारे कलर, उन सब का मिक्सचर तो थोड़ा रेडिशनेस आएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा? रेडिशनेस। समझ गए क्या? तो रंगों के क्रम में इधर देख, रंगों के क्रम में कुछ ऐसा होगा। ये देख ये व्हाइट स्पॉट और फिर ये लालिमा से स्टार्ट होगा। इधर ये लाल ऑरेंज, यूं थोड़ा ऑरेंजिश रेडिश आएगा। ये है ना ऑरेंजिश रेडिश, ये इस टाइप से। समझ गए क्या? ये से चलता 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 यूं इस टाइप से। तो अपन सेंटर से बाहर जाएंगे तो थोड़ी रेडिशनेस नजर आएगी। क्या आएगी बेटा? व्हाइट रंग, व्हाइट के पास रेड, थोड़ा सा रेडिशनेस नजर आते आते ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है। यहाँ पे तुम्हें लग रहा है बैंगनी का उच्चिष्ट होगा तो बैंगनी रंग पहले नजर आएगा। बेटा रंग तो मिक्सचर है। जब बैंगनी गायब हुआ था तो बाकी के रंग मौजूद थे, उन सब का मिक्सचर लोग था। व्हाइट में से बैंगनी गायब करो तो वो थोड़ा सा ऑरेंजिश रेडिश नजर आता है। समझ गए? तो रंगों का क्रम नजर आना एक अलग बात है बेटा, और पर्दे पर किसका उच्चिष्ट पहले प्राप्त होगा वो एक अलग बात है। क्लियर है क्या? तो पर्दे पर रंगों का क्रम, लाल रंग में लाल रंग पहले दिखाई देगा, है ना, लालिमा पहले दिखाई देगी। तो ये बात हो गई। तो सफेद रंग का प्रकाश जब यूज करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर, समझ में आई, एक सफेद स्पॉट दिखाई देगा जो कि केंद्रीय उच्चिष्ट पर बनेगा। ठीक है, अच्छा पूरी स्क्रीन पर रंग, पूरी स्क्रीन रंग बिरंगी दिखाई देगी। स्क्रीन रंग बिरंगी दिखाई देगी, रंग बिरंगी दिखाई देगी। कोई डार्क फ्रिंज दिखाई नहीं देगी, कोई काली फ्रिंज, क्योंकि यार ऐसा हो ही नहीं सकता सबका मिनिमा एक जगह बना। काली फ्रिंज, कोई काली फ्रिंज दिखाई नहीं देगी। पूरी स्क्रीन पर कहीं पर काली फ्रिंज दिखाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबका मिनिमा एक जगह बन जाए। ठीक है, तो एक व्हाइट स्पॉट, बाकी रंग बिरंगी, काली फ्रिंज एक भी दिखाई नहीं देगी। रंग में सबसे पहले बैंगनी के उच्चिष्ट निम्निष्ट बनेंगे, लेकिन रंगों के क्रम में लाल पहले दिखाई देगा। क्लियर है क्या? ये व्हाइट लाइट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने तुम्हें बता दी। क्लियर है बेटा जी? इस प्रकार का कुछ पैटर्न बनेगा। चले आगे? सर समझ में आ गया? ये हो गया व्हाइट लाइट। अब आता है बेटा, एक होता है बेटा ज्यामिति पथ और एक होता है प्रकाशिक पथ। दोनों में एक अंतर होता है बेटा। सर क्या अंतर होता है? तो अभी अपन यहां समझते बेटा। ज्यामिति पथ और प्रकाशी पथ। तो ज्यामिति व प्रकाशी पथ। ठीक है, तो अब अपन बात करने जा रहे हैं ज्यामिति पथ व प्रकाशी पथ की। ठीक है, चलो देखो थोड़ा समझते हैं। जैसे ये कोई पट्टिका है,
मैं इसको टी नहीं ले रहा हूं क्योंकि टी मेरे समय में भी चाहिए, मैं डी ले रहा हूं, लास्ट में टी रख दूंगा इसको, है ना। डी मोटाई की कोई पट्टी का जिसका अपवर्तनांक म्यू है, क्या है बेटा, म्यू। अब अगर देखा जाए जैसे ए बिंदु है ना, और ये बी बिंदु है, तो बोल दो ए से बी तक जाने के लिए, ये देखो ये ए से बी तक जाने के लिए ऐसा दिखने में तो पथ डी दिख रहा है आपको, है ना, पथ यहां से ए से बी तक का पथ, तो बोल दूं ज्यामिति पथ, ये ज्यामिति पथ है बेटा, ज्यामिति पथ ए से बी तक, ज्यामिति पथ, है ना, बराबर डी हो गया। तो ए से बी तक का ज्यामिति पथ डी हो गया, मतलब दिखाई देने वाला पथ डी हो गया। हमें ऐसा लग रहा है कि ये डी चला। यार आप एक बात बताओ, दो लोगों को आप बोलते हो कि भाई वहां तो हाथ टच कर बोर्ड के बीच में, और दोनों की दूरियां बराबर है। अब ये तो अपने को दिख रहा है कि दोनों की दूरियां बराबर है, लेकिन इस आदमी की दूरी के बीच में खूब सारे कांटे, कंकड़, पत्थर है, और ये साफ रास्ता है। तो मैं बोल दूं दिखने वाला पथ भले दोनों का समान है, हम यूं जरूर कह देंगे कि दोनों की रेस जो हुई थी उसमें बराबर दूरियां चले, लेकिन बेचारा ये कांटों, कंकड़ों, पत्थरों से गुजरा, तो बोल दूं इसका पथ थोड़ा सा एक तरीके से हवा में लंबे पथ के समान हो गया, इसको धीरे चलना पड़ेगा, इसका वेग यहां उतना नहीं हो पाएगा जितना मेरे साफ सुथरे पथ में होगा। तो मैं बोल दूं उसके साथ तकलीफें पैदा कर दी गई है। तो कई बार दिखने में पथ समान होते हैं, लेकिन पथ में तकलीफों की वजह से वेग अधिक नहीं बढ़ पाता। तो क्या मैं बोल दूं ये कांच या म्यू अपवर्तनांक की पट्टी का तो दिखने में भली पथ डी है, लेकिन ये वास्तविक पथ मतलब थोड़ा लंबा है। ये दिखाई देने में पथ डी है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का वेग थोड़ा कम रहेगा। तो जो हवा में या वैक्यूम में, निर्वात में जो पथ डी होता, जो तुम्हारी सोच बनी वो निर्वात के हिसाब से बनी हुई है कि ये रहा प्रकाश, लाइट का पथ डी है, वो निर्वात में। कांच में बेचारी थोड़ा कंकड़ों पत्थरों में से, या यूं बोल दूं थोड़ी लेट होके आएगी, तो बोल दूं ज्यामिति पथ, सॉरी प्रकाशिक पथ ए से बी का प्रकाशीय पथ। तो प्रकाशीय पथ की परिभाषा लिख लूं मैं, प्रकाशीय पथ ए से बी तक माध्यम में, ए से बी तक माध्यम में प्रकाश द्वारा ए से बी तक माध्यम प्रकाश द्वारा चलने में लगे समय में निर्वात में तय दूरी को प्रकाशिक पथ कहते हैं, प्रकाशिक पथ कहते हैं। जितने समय में ये ए से बी तक डी दूरी चलेगा, उतने समय में निर्वात में चली गई दूरी, है ना, ये तो माध्यम है, उतने समय में, इसी समय में, यहां से आते जाने में जो समय लगा भाई, या तो वेग कम था बेचारे को जाते समय, इतने में निर्वात में कितना चलती उतना। यार भाई जिसके साथ पक्षपात हुई उसको तो ये लगता है मेरे लिए भी पथ अगर साफ सुथरा होता तो मैं इतना चल लेता इतने समय में, यूं प्रकाशिक पथ कहते हैं। तो बोल दूं प्रकाशिक पथ, तो यहां से ए बी चलने में समय, चलने में लगा समय, चलने में लगा समय, टी ए बी बराबर, बोल दो डी बाई वी, बोलो यहां से टी ए बी बराबर डी बाई वी की वैल्यू सी बाई म्यू। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये रे ऑप्टिक में पढ़ा अपन ने, सी बाई म्यू, तो यहां से सी बाई म्यू, तो आ जाएगा म्यू डी बाई सी, बोलो। और ये कितना आ जाएगा बेटा, म्यू डी बाई सी। अब हवा में, निर्वात में चली दूरी, निर्वात में समान समय में निर्वात में चली दूरी तो मतलब वही प्रकाशीय पथ, इसी को तो प्रकाशीय पथ बोलते हैं, प्रकाशीय पथ। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा C इंटू टी ए बी, ए से बी तक चलने में माध्यम में दूरी, ये C और ये टी ए बी कितना था, म्यू डी बाई सी। तो यहाँ C से C कट गया, तो मैं बोल दूं म्यू डी।
अब ये ध्यान रखना, अगर कोई ज्यामिति पथ डी है किसी माध्यम में तो उसका प्रकाशिक पथ म्यू डी होता है, क्योंकि जब वो डी चलेगा किसी माध्यम में तो उतने ही समय में निर्वात में म्यू डी चलेगा, म्यू गुना ज्यादा चलेगा। सर क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं उसका वेग बटा म्यू होता है। देख इधर देख, वेग बटा म्यू होता है तो जो समय होता है डी बाई सी लगना चाहिए था, वो म्यू गुना लगता है। तो वेग बाई म्यू होता है, समय इंटू म्यू लग जाता है, म्यू गुना ज्यादा समय लगता है, तो उतने समय में हवा में म्यू गुना ज्यादा चलेगा। क्लियर है क्या? तो निर्वात की तुलना में वेग बाई म्यू हो जाता है और समय म्यू गुना ज्यादा लगता है, तो निर्वात में चल भी म्यू गुना ज्यादा लेता है, मतलब निर्वात में चलता भी म्यू गुना। तो ये हो गया प्रकाशिक पथ, प्रकाशिक पथ ये म्यू डी। ये तो ज्यामिति पथ था डी और प्रकाशी पथ हो गया म्यू डी। क्लियर है? तो ज्यामिति पथ था डी और प्रकाशी पथ हो गया म्यू डी। तो बोल दू पथांतर, तो ए से बी, चलो ये अब है ना पट्टी का, अब यहां से देखो है ना, पथांतर यूं लिखो, पथांतर पथांतर पथांतर, तो यहां से आ जाएगा प्रकाशिक पथ माइनस ज्यामिति पथ। तो ए बी दूरी हवा में चले और किसी माध्यम में चले तो पथांतर आता है म्यू डी माइनस डी, और ये आ जाएगा डी म्यू माइनस वन। अगर पट्टिका की मोटाई टी देगा तो टी म्यू माइनस वन। तो मैं बोल दूं क्या, अगर पट्टिका की मोटाई टी होगी तो यूं, तो यहां से पथांतर आ गया डेल एक्स एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, अतिरिक्त है ना, तो अतिरिक्त पथ चल लेता है, तो जो माध्यम में चलती है वो अतिरिक्त पथ चलती, ध्यान रखना, अतिरिक्त बराबर आ जाएगा टी म्यू माइनस वन। जहां टी मैंने क्यों लिख दिया, पट्टिका की मोटाई, जहां टी पट्टिका की मोटाई, वो म्यू अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। ठीक है, पट्टिका का अपवर्तनांक वो टी पट्टिका की मोटाई है, समझ गए? जहां टी पट्टिका की मोटाई है वो म्यू अपवर्तनांक है, समझ गया क्या? तो पट्टिका की मोटाई अगर टी और अपवर्तनांक म्यू हो तो अतिरिक्त पथ ये होता है, ध्यान रखना। जब जब किसी पट्टिका से प्रकाश की किरण पास होगी तो इतना अतिरिक्त पथांतर आ जाएगा। चलो साहब, अब इस पे सर एक क्वेश्चन करा दो। तो ये लो एग्जाम्पल 42, 41 तक तो कल हो गए थे, ये लो। ये T1, ये T2, ये T3, ये μ1, ये μ2, ये μ3, है ना। ए से बी का के प्रकाशीय पथ की लंबाई के प्रकाशीय पथ की लंबाई। अब प्रकाशीय पथ मतलब जितने समय में इन माध्यमों में चलेगी उतने समय में हवा में कितना चलती है। अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दूं पहली पट्टिका में चली, इधर देख, पहली पट्टिका में चली T1 तो हवा में चलती μ1 T1। ए बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो प्रकाशिक पथ ऑप्टिकल पाथ बराबर μ1 T1। बेटा अगर आप हवा में चलते हो किसी माध्यम में चलते हो T1 तो हवा में चलोगे μ1 T1, μ1 गुना ज्यादा। ऐसे आप किसी माध्यम में चलते हो T2 तो हवा में चलोगे μ2 T2। किसी माध्यम में चलते हो T3 तो हवा में चलोगे μ3 T3। ये तो ये हो गया μ1 T1 प्लस μ2 T2 प्लस μ3 T3। ये हो गया कुल प्रकाशिक पथ की लंबाई। क्लियर है क्या? चलो, तो ये प्रकाशिक पथ हो गया। तो ये हो गया। अब देखो बेटा, अब है ना, अब अपने ये वो आ जाती थ्योरी। इधर देखो, अब अपन एनालिसिस करते हैं। YDAC T मोटाई की, T मोटाई की पट्टिका के साथ YDAC प्रयोग, T मोटाई की पट्टिका के साथ YDAC प्रयोग। ठीक है, अब अपन T मोटाई की पट्टिका लेके YDAC प्रयोग कर रहे हैं। ये देखो,
क्या मैं बोल दूं अभी केंद्रीय उच्चिष्ट केंद्र पर बन रहा है? ए बेटा देखो पथांतर शून्य है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट अभी केंद्र पर बन रहा है ना, ये रहा केंद्रीय उच्चिष्ट। क्यों? क्योंकि डेल एक्स 0, यहां पथांतर शून्य। ठीक साहब, केंद्रीय उच्चिष्ट। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मैं बोल दूं यहां पे एक पट्टी का रख दी मैंने, ये टी मोटाई की म्यू अपवर्तनांक की पट्टी का रख दी, तो ये टी मोटाई की म्यू अपवर्तनांक की पट्टी का रख दी। ठीक साहब, अब देखो ये, अब जैसे जैसे अपन, मैं बोल दूं अब यहां पे पथांतर, मैं बोल दूं यहां केंद्रीय उच्चिष्ट नहीं बनेगा, अब यहां पे केंद्रीय उच्चिष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बोल दूं ये एक्स्ट्रा पद चल के आएगी, तो यहां पे पथांतर कितना आ जाएगा? तो डेल एक्स बराबर आ जाएगा बेटा यहां टी म्यू माइनस 1। याद आया पथांतर? तो बोल दूं ये हवा में चलती तो ज्यादा चलती, तो जब भी जाना ना कोई अगर ऐसी स्लेब से पार हो गया तो समझना ना अतिरिक्त पथ चल के आ रही है ये। तो स्लेब से पार होना हवा में अतिरिक्त पथ चलने के बराबर होता है। तो बोल दूं ये टी म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा चल के आ रही है। क्या मैं बोल दूं अभी इसने ज्यादा चला तो हवा में इसको ज्यादा चलाओ? अरे बोलो, तो बोल दूं अभी इसने ज्यादा चला तो हवा में इस वाली किरण को ज्यादा चलाओ। तो मैं बोल दूं ये S1 ये S2 तो P बिंदु, अरे बोलो, तो बोल दूं केंद्रीय उच्चिष्ट, तो जब टी मोटाई की पट्टी का स्लिट के आगे के सामने, स्लिट के सामने रख दी जाती है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट क्या होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट जहां डेल एक्स बराबर 0 उस पट्टिका की ओर, केंद्र से उस पट्टिका की ओर शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे पट्टिका ऊपर रखी तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बोल दूं ये केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये तो ये नया सेंट्रल मैक्सिमा, ये केंद्रीय उच्चिष्ट नया, ये रहा केंद्रीय, नया छोड़ केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां से हटके ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर है क्या? अब कितना ऊपर शिफ्ट होगा? जहां पर मैं बोल दूं टी म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा चला, यहां पे टी म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा पाती आ जाए, है ना। अब कितना शिफ्ट होगा? तो अब देखो, है ना, ऊपर शिफ्ट हो जाता है केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्र से उस पट्टिका की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये दूसरा, परंतु फ्रिंज चौड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछे। परंतु फ्रिंज चौड़ाई बीटा अपरिवर्तित रहती, बहुत इंपॉर्टेंट, अपरिवर्तित रहती है। मतलब जो पहले फ्रिंज चौड़ाई थी वही रहेगी। सही बात है, क्यों बदलेगी? लेमडा डी बाई डी में कुछ भी नहीं बदला, तो मैं बोल दूं बीटा डैश नई बीटा बराबर पुरानी बीटा, तो नई फ्रिंज चौड़ाई वही होगी जो पहले थी। लेमडा डी बाई डी में कुछ नहीं बदला, सिर्फ अतिरिक्त पथ आ गया, स्लेब से गुजरने वाली ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब ये कितना शिफ्ट होता है? ये वाई लिख रहा हूं मैं, ये वाई शिफ्ट। अब कितना शिफ्ट होता है ये देखना अपने को, ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। या पी डाल दो बिंदु, ये पी, ठीक है। हाँ, केंद्रीय उच्चिष्ट। अब केंद्रीय उच्चिष्ट क्या पूरा या संपूर्ण पैटर्न या पूरे पैटर्न में शिफ्ट, वाई शिफ्ट ना, ये निकाल रहा हूं मैं। पूरे पैटर्न में कितना शिफ्ट होगा ये, तो बोल दूं क्या? डेल एक्स पी पर डेल एक्स कुल बराबर 0 होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो वो हो जाएगा कितना? dy बाय डी प्लस टी म्यू माइनस 1 बराबर 0 माइनस, ये देखो हवा में ये अतिरिक्त चलेगी,
और ये S2P माइनस S1P हवा में माइनस प्रकाशिक पथांतर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, वाई शिफ्ट बराबर T म्यू माइनस 1 अपॉन या D बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये वेरी वेल नोन फॉर्मूला बेटा, ये याद रखना, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये वाई शिफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम कोई पट्टिका रख देते हैं, किसी स्लिट के सामने स्लेब रख देते हैं, पट्टिका रख देते हैं, तो स्लेब की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। जब पट्टिका रख देते हैं तो स्लेब जिधर रखते हैं उधर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर रखिए तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे रखते हैं नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? कितना शिफ्ट होता है ये बेसिक ध्यान रखना। हवा का पथांतर, ये दोनों पथांतर बराबर कर दिया, कुल जीरो करने के लिए दोनों पथ बराबर कर दिए। ये हवा वाला पथांतर, तो ज्यामिति बराबर प्रकाशिक पथांतर, ज्यामिति पथांतर बराबर प्रकाशिक पथांतर। ये क्या हो गया बेटा, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, ज्यामिति पथांतर। और ये क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, है ना, प्रकाशिक पथांतर, प्रकाशिक पथांतर, ठीक है। और ये ज्यामिति पथांतर। क्लियर है क्या? तो बस ये समझने के लिए था। ये डी बाई डी, ये शिफ्ट। अब ये तो शिफ्ट हो गया, अब कितनी फ्रिंजें शिफ्ट हुई, वो पूछता कितनी फ्रिंजों ने क्रॉस करा, तो बोल दो इतनी दूरी में जितनी फ्रिंज आ गई। यार केंद्रीय उच्च चीज यहां शिफ्ट हुआ, जो नीचे पहली बन रही थी वो यहां आ जाएगी, जो दूसरी बन रही थी वो यहां आ जाएगी। तो बोल दो कितनी फ्रिंज है, तो इतनी दूरी में जितनी फ्रिंजें थी, तो बोल दो इतनी दूरी में जितनी फ्रिंजें थी वो सब शिफ्ट हो गई। तो शिफ्ट होने वाली फ्रिंजों की संख्या, शिफ्ट होने वाली फ्रिंजों की संख्या, अब अपने को फ्रिंजों की संख्या n निकालनी है, ठीक है। फ्रिंजों की संख्या n, शिफ्ट होने वाली फ्रिंजों की संख्या आ जाओ कितनी, तो यहां से बोल दो n बराबर जितनी भी दूरी है y शिफ्ट अपॉन एक फ्रिंज की चौड़ाई। भैया इतनी दूरी शिफ्ट हुआ है, उसमें एक फ्रिंज की चौड़ाई इतनी, तो कितनी फ्रिंज आ जाएगी मालूम पड़ जाएगा। तो यहां से बोल दो d म्यू माइनस 1 t बाई डी अपॉन बीटा लेमडा d बाई डी। ये आ गई फ्रिंजों की संख्या। तो बोल दो ये आ जाएगा टी म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा, ये आ गया फ्रिंजों की संख्या। ये शिफ्ट होने वाली फ्रिंजों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये तो पैटर्न किधर शिफ्ट होगा, फ्रिंज चौड़ाई बदलेगी या नहीं बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। पैटर्न शिफ्ट होगा, बिल्कुल शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, कैपिटल डी बटा स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। याद रखना, कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। बेसिक क्या है, बेसिक तो यही है कि हवा का पथांतर डी वाई बाई डी बराबर जो में ज्यामिति प्रकाशिक पथांतर टी म्यू माइनस 1 कर दिया। फिर कितनी फ्रिंजें क्रॉस करेगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी जो भी आया था, ए जितना पथ एक्स्ट्रा चली थी बटा लेमडा, क्योंकि एक फ्रिंज का पथांतर एक लेमडा होता है, तो सीधा पथांतर, तो जो केंद्र पर जो भी पथांतर आया था ज्यामिति प्रकाशिक पथांतर, उसमें लेमडा का भाग लगा दो, पथांतर में इतनी फ्रिंजें शिफ्ट होगा। क्लियर है क्या, सर समझ में आ गया? तो ये सारी बातें, तो सर ये सब तो समझ में आ गया। सर अब इन पे क्वेश्चन कराओ ना सर, चलो आ जाओ।